नमस्कार। ज्ञान से सेवा की ओर शिक्षा के मंच पर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान प्रस्तुत करते हैं ज्ञान सुधा। ज्ञान सुधा कार्यक्रम का प्रयोजन विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना तथा उनमें प्रतियोगी क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन का संचार करना है। सफलता में निरंतरता का विशेष योगदान होता है, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ते रहना संभव नहीं है। इसलिए हम भी नॉलेज, स्किल्स और एक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बुधवार व शनिवार लाइव सेशन के माध्यम से आपके सामने हाजिर होते हैं सफलता के एक नए मंत्र के साथ। कार्यक्रम के 8वें दिन यानी 10 जुलाई को खास मुलाकात में हमारे साथ जुड़े हैं श्री निशांत जैन, IAS निदेशक पर्यटन विभाग राजस्थान। आपके साथ हम चर्चा करेंगे सिविल सेवा परीक्षा कैसे करें तैयार। कॉलेज शिक्षा विभाग से आज के कार्यक्रम की मॉडरेटर के रूप में मैं डॉक्टर ललिता यादव आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपके हमारे ज्ञान सुधा कार्यक्रम में। साथियों, आज के हमारे वक्ता मार्गदर्शक युवाओं के प्रेरणा स्रोत निशांत जैन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हर एक युवा की प्रेरणा है, उनका रोल मॉडल है। आप वर्ष 2014 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी मीडियम के टॉपर हैं और आपने यह सफलता 13वीं रैंक के साथ हासिल की है। आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं। आपने युवाओं के मार्गदर्शन हेतु मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, सफलता की राह पर बढ़ते जाने के लिए मोटिवेशन किताब रुक जाना नहीं, शोधपरक किताब राजभाषा एक हिंदी के रूप में जैसी प्रेरक किताबें भी लिखी हैं। सर, हम पुनः आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारे दर्शकों की तरफ से एक जिज्ञासा आई है कि उनमें एक भ्रम है कि जो परीक्षार्थी हिंदी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा देते हैं उन्हें कम अंक मिलते हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कॉलेज शिक्षा विभाग और आपकी पूरी टीम, डॉक्टर यादव मैडम और विनोद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया, जहां पर हमारे पूरे राजस्थान के जो युवा हैं, जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे लिए सौभाग्य है कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहने का अवसर मिला। जो आपने सवाल किया है कि एक भ्रम है, या अभी इस पर बात करते हैं कि क्या ये वास्तव में भ्रम है या वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई भी है कि क्या यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को कम अंक मिलते हैं क्या। तो इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहना तो संभव नहीं है, पर जैसे जब मैंने 2014 में परीक्षा दी तो मैंने उस समय भी ऐसा ही माहौल था जैसा आज है, और हिंदी माध्यम के जो प्रतियोगी थे वो बहुत निराश थे, क्योंकि अगर आपको किसी को ध्यान हो, पुराने जो लोग होंगे कि 1100 में से 26 केवल हिंदी मीडियम के लोग सेलेक्ट हुए थे उस साल। तो उस साल आंदोलन भी हुआ था जिसके बाद सीसेट के नंबर जुड़ने बंद हो गए। तो वो 2013-14 की बातें ही हैं। उसमें बहुत निराशा का माहौल था, पर मैंने हिंदी मीडियम से ही एग्ज़ाम दिया। इवन हिंदी साहित्य मेरा वैकल्पिक विषय भी था और पहले पढ़ाई भी पूरी हिंदी मीडियम में की हुई थी और मेरी 13th रैंक आई। तो इसलिए ये कहना तो एकदम ठीक नहीं होगा कि आते ही नहीं अच्छे मार्क्स। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ी चुनौतियाँ रहती हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के सामने, खासकर थोड़ी ग्रूमिंग की, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, कुछ कंटेंट में भी थोड़ी समस्याएं रहती हैं। तो चैलेंज तो है, पर हर साल कुछ लोग जो है वो सेलेक्ट होते हैं हिंदी मीडियम। सर, आपके संघर्ष की कहानी हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक नजीर है। आगे अपने सवाल पे बढ़ते हैं सर। हिंदी माध्यम के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं में क्या आत्मविश्वास की कमी या डर जैसी कोई स्थिति रहती है? रहती तो है, क्योंकि जितने भी लोगों से बात होती है और जब मैं कर रहा था तैयारी, मैं भी ऐसे महसूस करता था कि आत्मविश्वास की कमी बहुत ज़्यादा रहती है। और उसके कारण से कई बार हमें अच्छे ज्ञान होते हुए भी, अच्छा स्किल होते हुए भी ऐसा लगता है कि हम जो करेंगे, जो लिखेंगे उसमें अच्छे नंबर नहीं आएंगे, और ये सोचने की वजह से और कम हो जाते हैं नंबर।
तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर खासतौर पे चूंकि कॉलेज स्टूडेंट सारे जुड़े हैं और अब करियर के लेके चिंतित भी होंगे, आपके परिवार वाले और आप सबको एक चिंता होती है, ये एक समय होता है जब करियर को लेके तनाव रहता है। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि एक केवल यूपीएससी पे डिपेंड होके ही पूरी तैयारी को और पूरे उसको करियर को लगाना भी थोड़ा सा मतलब जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि यूपीएससी दें, आप अच्छी बातें देना चाहते हैं, पर साथ में एक और विकल्प भी सोच के चले मन में कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो कोई और भी आरएएस वाला या फिर कोई और एसएससी या फिर कोई टीचिंग से जुड़ा कोई करियर या कोई और वो चीज़ भी सोच ले मन में, और वो प्लान बी एक तरह से हुआ तो उससे कम से कम थोड़ा आत्मविश्वास बना रहता है। और एक और चीज़ की यूपीएससी में अटेम्प्ट्स 6 हैं अभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 के 6 ही देना है, पहला नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरह से करने का प्रयास करें। और अगर नहीं होए तो केवल यूपीएससी को ही जीवन ना बना लें। ऐसे भी कई लोगों से हम मिलते हैं जो यूपीएससी को ही जीवन का एकमात्र ध्येय बनाना अच्छी बात है, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको सही समय पे समझना और दूसरे करियर ऑप्शन तलाशना भी कोई समझदारी वाली बात है। तो ये थोड़ा है, आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहती है और इस चक्कर में कई बार अच्छा परफॉर्म करने में थोड़ी दिक्कत आती सर आपने बिल्कुल सही कहा, यदि आत्मविश्वास है, जज्बा है, शिद्दत है और ये सारी अगर बातें हमारे अंदर है, हमारे विद्यार्थियों में है, तो कोई भी मंजिल हमारी दूर नहीं होती। मुझे भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ पंक्तियां आप ही की वीडियो से ली हैं सर। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से कुछ बढ़ के सो। तो सर यदि कुछ करने का जज्बा है, कुछ स्पिरिट है, तो सर की मंजिल दूर नहीं है। है। सही बात है। सर हिंदी मीडियम वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें एक समस्या यह भी रहती है कि उनके अंदर एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। तो सर इस पे आप थोड़ा बताएं। ओके, देखिए व्यक्तित्व का विकास में कुछ चीज़ें जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो हमारी रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत। अभी क्या है कि वीडियो कंटेंट और इंटरनेट की वजह से कंसंट्रेशन कम हो गया है। हम लोग एक वीडियो देखते हैं और उसको 5 मिनट भी नहीं देखते, इतने में दूसरा वीडियो लगा देते हैं। तो कंसंट्रेशन कम हुआ है प्लस पढ़ने की आदत कम हुई है। मैं कहूँगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि जब मैं तैयारी करता था उस समय तक इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रचलन नहीं था। तो इसलिए हम लोग, आप लोग तो और पहले के हैं मैडम, तो आप लोगों के समय तो बिल्कुल भी नहीं था सोशल मीडिया, इवन मोबाइल भी नहीं था। अभी तो हमारे टाइम में मोबाइल आ गया था, पर सोशल मीडिया था पर इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि डेटा इतना सस्ता नहीं था जितना अब है। तो आज से 5 साल पहले और आज में भी बहुत फर्क आ गया। तो इसलिए ये थोड़ा एक दिक्कत है कि एक तो कंसंट्रेशन की और एक कि सोशल मीडिया के साथ कैसे कोप अप करें। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इस समय में जबकि इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, उसमें से क्या चुने और क्या ना चुने ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब कंटेंट कम था तब चुनना मुश्किल नहीं था, पर अभी चुनना मुश्किल है। तो इसलिए अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट जो आप अभी कह रहे थे वो एक बार आप प्लीज बोलेंगे। मैं हमारे युवाओं को बताना चाहूंगी कि आप अभी देख रहे हैं ज्ञान सुधा कार्यक्रम, और ज्ञान सुधा कार्यक्रम में हमारे पास में हमारे साथ जुड़े हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी निशान जैन जी। आप बचपन से ही लेखक हैं। आपने 8th क्लास से ही अपनी लेखन लेखन शैली अपनी शुरू कर दी थी आपने, और आपकी बहुत सारी किताबें हैं जो युवाओं के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। युवाओं आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमें यूट्यूब चैट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं, और अंत में हम सर के माध्यम से आपके हर सवाल को जानने की, उसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। सर हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए हमारा पहला चरण क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा के लिए बेसिक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। हालांकि लोग इससे पहले भी तैयारी शुरू कर देते हैं कई लोग। अगर आप ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया है और आपका मन बन रहा है
तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन से समझौता किए बगैर ग्रेजुएशन को अच्छे से करना है, क्योंकि वही आगे आपके काम आने वाली है, पर ग्रेजुएशन के साथ साथ एक डेली न्यूज़पेपर, एक मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, और साथ में एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन चारों की 9वीं से 12वीं कक्षा तक की किताबें। ये अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान इतना कर लें, और साथ में एक योजना पत्रिका आती है भारत सरकार की, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। एक तो मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स की, एक योजना मैगजीन, एक डेली न्यूज़पेपर, और एक साथ में एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं तक की सामाजिक विज्ञान की किताबें। इतना अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान, क्योंकि इतना समय तो मिलता ही है ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई के साथ साथ, आप कर सकते हैं। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो आप, अगर आपने मन बनाया है यूपीएससी का, तो एक बार 1 से 1.5 साल का समय आपको यूपीएससी की तैयारी में समर्पित रूप से देना चाहिए, डेडिकेटेड होके। और उसमें आपको जो सामान्य अध्ययन है, जीएस है, उसके जो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे अगर मैं नाम लूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सब की एक एक प्रामाणिक किताब आपको लेकर के उसको पढ़ना चाहिए, उसको रिवीजन करना चाहिए। और साथ में वो जो पहले आप करते आ रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, वो आप जारी रखेंगे। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। सर हमारे पास में जो युवा हैं उनके क्वेश्चंस आज तो आएंगे ही यूट्यूब चैट के माध्यम से, लेकिन उससे पहले भी जब आपका वीडियो गया तब भी एक जिज्ञासाएं आनी शुरू हो गई थी। तो अभी जो अपनी बात चल रही है उसी के संदर्भ में सर मैं एक सवाल रखती हूँ। अभिषेक सालवी जी ने पूछा है कि सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए क्या स्नातक स्तर की बुक सफिशिएंट है? ओके, स्नातक स्तर ही होता है मोटे तौर पे, पर थोड़ा सा क्या होता है, यूपीएससी थोड़ा हायर लेवल का एग्जाम है, तो इसमें स्नातक से थोड़ा आगे का रहता है। तो स्नातक स्तर के बजाय अगर मैं कहूँ कि आप जो ऑथेंटिक बुक्स जो यूपीएससी की तैयारी के लिए चलती हैं, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनको आपको लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी की बात करें, राज व्यवस्था की बात करें, तो उसके लिए लक्ष्मीकांत की किताब बहुत चलती है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से हर एक सेगमेंट की एक एक किताब आपको लेनी चाहिए। स्नातक और परास्नातक के बीच का कुछ लेवल रहता है। पर सर हाँ, एक चीज इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं या ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, दोनों का जवाब अलग अलग होगा। अगर ऑप्शनल है तो ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का स्तर रहता है, और कई बार तो पूरा पीजी तक का स्तर रहता है। लेकिन अगर ये जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस में जो स्तर होता है वो ग्रेजुएशन तक का पर्याप्त है, बल्कि उससे भी कम। फिर करंट अफेयर से उसको जोड़ना पड़ता है। सर जब हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि जब कंटेंट की बात आती है तो इंग्लिश में तो सर हमारे पास में बहुत सारी बुक्स और कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, लेकिन सर हिंदी में थोड़ी सी समस्या आती है। तो हिंदी के लिए बेस्ट जो कंटेंट है सर उसके बारे में आप कुछ बताएं कि जो हिंदी माध्यम के हमारे सिविल सेवा परीक्षार्थी हैं उनके लिए सर पाठ्य सामग्री कहाँ से वो अरेंज करें, कौन सी बुक्स पढ़ें वो? देखिए, ऐसा पहले था, पहले ये समस्या थी, पर अब पाठ्य सामग्री की समस्या हिंदी मीडियम में नहीं रही है। क्योंकि अब जितनी भी प्रामाणिक किताबें, जो पॉपुलर किताबें हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, उन सबके अच्छे हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मैंने सोचा कि तैयारी कैसे करें इसको लेके, खासतौर हिंदी पट्टी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैंने खुद एक किताब लिखी केवल इस बात को बताने के लिए कि कैसे तैयारी करें। तो उसका जी नाम है सर। मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। ये रखी है मेरे पास, ये देखिए, जी मुझे सर। बनना है यूपीएससी टॉपर। तो इसमें बेसिकली ये किताब, इसमें कहानियां नहीं है, ये किताब तो परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, और आपने बोला क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो ये सब चीज़ें, एस्से कैसे लिखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, एथिक्स की तैयारी कैसे करें, प्री और मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए मैंने बड़ी मेहनत से ये किताब लिखी। और ये आप देख सकते हैं। सर आपकी ये बुक आपने लिखी और सबसे अच्छी बात सर आपकी ये लगी कि आपने जब इस बुक को पढ़ा जहां से आपको इंस्पिरेशन मिली, सर आपने इनोग्रेशन भी अपने उन्हीं विद्यार्थियों के बीच में जाके किया। सर ये एक बहुत ही
अच्छी स्पिरिट आपकी लगी कि जहां से मैंने सीखा, जिनके लिए सीखा, और उन्हीं के बीच में सर जाके आपने अपनी बात रखी। किताब ही, क्योंकि इसका एक खास पर्पज है, अगर ये पर्पज सर्व ही ना करे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ये कोई जी सर। उपन्यास या कहानी की किताब तो है नहीं। ये तो जी सर। यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, कंफ्यूजन जो गलतियां हम लोगों से तैयारी के दौरान होती हैं या हुई हैं, वो आपसे ना हो उसके लिए लिखी गई है। अगर वो पर्पज ही सर्व ना करे तो क्या मतलब है इसका। सही बात है सर। जैसे अगर किसी को कहीं जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, किसी अनजान से रास्ता पूछने की बजाय यदि उस व्यक्ति से पूछे जो वहां जा रखा है, तो शायद वो ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है। सर अभी हम जब ये पाठ्य सामग्री की अपनी बात कर रहे थे, तो सर आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अक्सर कई बार क्या होता है कि हम लोग नोट्स भी पढ़ते हैं, 10 तरह की किताबें लेके आ जाते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक एक होता है, लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं, 10 किताबें लाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो सर आपकी कुछ लाइन है, इट इज बेटर टू रीड वन बुक फॉर 10 टाइम्स, टू रीड 10 बुक एट वन टाइम। कि 10 किताबें पढ़ने की बजाय ज्यादा अच्छा है कि किसी एक किताब को ही 10 बार पढ़ लो, ताकि आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। कुल मिला के जी इसका कहने का अर्थ ये है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट को, तैयारी का जो मटेरियल है उसको बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है, उसको समेटना है, हाँ। ताकि रिवीजन के टाइम पे रिवीजन तो कर सकें। वरना आपने एक जी एक सर। टॉपिक की, अगर एक एक विषय की तीन तीन किताबें ले ली, तो आप ना तो कुछ याद रह पाएगा, ना कुछ समझ में आएगा, ना आपको ये याद रहेगा कि आपने कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ा था। सर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो युवाओं के लिए सर प्रेरणा स्रोत है। यदि आपका कोई वीडियो भी सर देखे, तो उसके अंदर एक बार आपको तो लग ही जाता है कि मुझे भी सर की तरह पूरी मेहनत करनी है और मुझे भी आईएएस बनना है। एटलीस्ट मैं आपसे कहूँ कि आपके कार्यक्रम में मॉडरेटर बनने से पहले मुझे लगा कि सर के बारे में मैं काफी कुछ जानती हूँ। सर मैंने आपकी वीडियोस भी देखे, तो सर मैं हाईली आपसे इतनी इंस्पायर हुई हूँ कि आपने सर बहुत ही आर्थिक का जो पहलू है सर, उसको भी नजरअंदाज करते हुए यदि आपने टारगेट अपना, अपनी मंजिल को रखा, तो सर आप वहां तक पहुंचे हैं। तो सर आप में ये एनर्जी, ये जज्बा, ये सब दृढ़ संकल्प कहाँ से आया सर? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो मैंने जो पहले बोली थी, प्लान बी, तो एक तो दूसरा प्लान तैयार होना चाहिए। अगर पहला प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान तैयार होना चाहिए। दूसरी बात, मोटिवेशन के लिए एक अपनी हॉबी भी बहुत काम आती है। जो भी आपकी हॉबी है लाइफ में, चाहे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, प्राणायाम, जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम दिन में 1 घंटा उसके लिए समय निकालना चाहिए। तो उससे क्या, आप मोटिवेटेड बने रहते हैं, डल नहीं होते। जैसे है ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, स्कूल में बोलते थे। तो जी इसीलिए सर। जैसे आज मैं भी आपसे बैठा हूँ तो ये एक हॉबी की तरह बैठा हूँ, वरना ये तो मेरी नौकरी नहीं है, नौकरी तो मैं, लेकिन आज मैं थोड़ा फ्री हूँ तो आज, तो इस तरह से आप भी एक थोड़ा हॉबी, और इसको ये नहीं समझे कि मैंने कोई मूवी देख ली तो कोई गलत काम कर लिया। ये सब लाइफ का पार्ट है। अपनी हॉबी जो आपको अच्छी लगती है उसमें थोड़ा सा समय देना चाहिए, तो उससे आपका मन जो है वो थोड़ा सा सरस बना रहता है, और थोड़ा सा आप अच्छा फील करते हैं, मेंटली आप अच्छा फील करते हैं। तो मोटिवेशन की ये है। और उसके अलावा कैसे खुद को मोटिवेटेड बनाए रखें, तो उसके लिए एक तरीका है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जैसे एक तो हो गया लॉन्ग टर्म लक्ष्य कि हाँ, मुझे 2 साल बाद आईएएस की एग्जाम देना है या 1 साल बाद देना है। इसका छोटे छोटे लक्ष्य भी बनाइए, हर हफ्ते के और हर महीने के टारगेट्स बनाइए। जब वो टारगेट अचीव हो जाए तो उनको सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट ऐसे कि मतलब, अगर आपने एक हफ्ते में 2 चैप्टर पढ़ने थे और आपने दोनों पढ़ लिए अच्छे से, तो आपको खुद को पुरस्कार देना चाहिए। उस पुरस्कार में आप कोई मूवी या कोई घूमना, या जहां भी आपको मन कर रहा था वो काम करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन भी बना रहता है, काम भी हो जाता है, और आपका मन भी बोर नहीं होता है। बिल्कुल सर। सर आप सही कहते हैं कि जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जो भी करें, खुश रह कर करें। आज तो व्यस्त ना रहें, व्यस्त और मस्त रहें। जी। सर ऑप्शनल पेपर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर ऑप्शनल पेपर का चयन कैसे करना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि जो मानविकी अपने विषय होते हैं, उनमें संभावनाएं कम होती हैं। सर इस पे थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दें। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और वो शुरू में ही करना चाहिए जब आप तैयारी शुरू करें। तो अगर मैं अभी हिंदी मीडियम के लिए भी अलग से बताऊंगा आपको कि हिंदी मीडियम में कौन कौन से ऑप्शनल अच्छे रहते हैं, पर वैसे अदरवाइज देखें तो
पहली बात तो ये कि यूपीएससी की तरफ से ये अनिवार्य नहीं है कि आपने जिस विषय में ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो उसको ही आप लें। जैसे आपने अगर इकोनॉमिक्स में किया तो ये नहीं कि इकोनॉमिक्स ही लेना आपको, या हिंदी साहित्य में किया तो हिंदी साहित्य ही लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जो 22-23 विषयों की लिस्ट है उसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। अब अगर चुनने की बारी आए तो जो भी विषय आपने अगर पढ़ा है और आपने अच्छे से पढ़ा है, मान लीजिए जैसे मैं अपने ऊपर देखूं तो मेरा हिंदी साहित्य में मैंने एमए किया फिर एमफिल किया तो मेरे उस पर अच्छी पकड़ थी, तो मैंने क्या किया कि यूपीएससी में भी उसी को ले लिया। पर अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, आपने सिर्फ उस समय केवल वैसे ही किया है, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा विषय भी बहुत लोग लेते हैं, खासकर इंजीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आकर के ह्यूमैनिटीज के विषय ले लेते हैं, जैसे हिस्ट्री ले लेंगे, ज्योग्राफी ले लेंगे, पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे, और आपका सोशियोलॉजी ले लेंगे। इस तरह के विषय लेकर के और वो निकाल लेते हैं एग्जाम को। तो इसलिए ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि ह्यूमैनिटीज के विषयों में अच्छे अंक नहीं आते, अच्छे अंक आते हैं। लिटरेचर में बहुत अच्छे अंक आते हैं, ह्यूमैनिटीज में भी आते हैं। अगर मैं ये पूछा जाए मुझसे कि ऑप्शनल के कैसे चुने, तो उसका मैं जवाब ये दूंगा कि पहले तो आप ये देखें आपका बैकग्राउंड क्या है। फिर आप बैकग्राउंड हो या ना हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस विषय में आपकी रुचि है तब तो आप उसको, क्योंकि साल भर तक तैयारी करनी है, तो आपका मन बना रहेगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। दूसरा एक और चीज देखने वाली बात होती है, केवल इंटरेस्ट और केवल उससे भी नहीं होता है। आजकल के दौर में, आजकल के ट्रेंड में वो सब्जेक्ट जो आप चुनने जा रहे हैं वो कितना स्कोरिंग है, उसमें यूपीएससी में आजकल लोग ले रहे हैं, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूं खासकर, तो 3-4 विषय हैं जो आपके आजकल ले सकते हो आप, जिनमें अच्छे लोग पास हो रहे हैं। एक तो हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, और दो छोटे छोटे हैं उर्दू और मैथिली, अगर वो आपको जो आता होगा तभी ले पाएंगे। तो हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र, ये 5 विषय हैं जो पॉपुलर हैं आज के डेट में हिंदी मीडियम में। और इनमें हिंदी मीडियम में कंटेंट भी अवेलेबल है, इसलिए ये लोग लेते हैं। बाकी लेने वाले कुछ लोग सोशियोलॉजी भी लेते हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी भी लेते हैं, पर उनमें जनरली सिलेक्शन कम होते हैं। ले सकते हैं आप, ऐसे लोगों ने लिया है और किया भी है, पर बेहतर होगा कि हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी, इन तक ही रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सर आपके पास हिंदी साहित्य था और सिविल सर्विस एग्जाम में भी आपके सर्वाधिक अंक हिंदी में आए, 313 अंक और 13वीं रैंक हिंदी में आपके सर्वाधिक अंक है। और बहुत अच्छा आपका अचीवमेंट है सर। अब ये जो सवाल जवाब चल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि युवा जो तैयारी कर रहे हैं उनको सर आप श्रीमान कै और खे का और बताएं। क्या, दोबारा बोलिए। सर हमारे युवाओं को आप एक बार श्रीमान कै और खे वाली अपनी बात जरूर बताएं। अच्छा अच्छा, क्या और क्या। अरे रुक जाना नहीं, ये किताब लिखी है मैंने, ये रुक जाना नहीं, अगर आपने कई लोगों ने पढ़ी होगी तो इसमें एक जी सर। चैप्टर है, उस चैप्टर में से मैडम ने ये बात पूछी है, मैं बताता हूँ आपको। दो लोग जी हैं, सर। दो दोस्त हैं, एक श्रीमान कै और एक श्रीमान खे। तो श्रीमान कै जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, मतलब लगभग किताबों के साथ ही उनका समय बीतता है, और वो ज़्यादातर कमरे में बंद भी रहते हैं और खूब तैयारी करते हैं। यानी ये समझ लो कि 24 घंटे में से वो 12-14 घंटे तक पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। पर जब एग्जाम देने जाते हैं तो पता नहीं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, या वो लिख नहीं पाते, या वो उन चीज़ों को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उनके नंबर अच्छे नहीं आ पाते। और एक है श्रीमान खे, जो पढ़ते हैं जितना पढ़ना चाहिए, और उसके बाद उसको पढ़ के खुश रह के पढ़ते हैं, और उसको उनको वो चीज़ें आत्मसात भी कर लेते हैं। और उसके बाद जब एग्जाम देने की बारी आती है, लिखना भी उनको अच्छा आता है, वो लिखते भी अच्छा है, तो वो पढ़ा हुआ उनको अच्छे से प्रस्तुत कर लेते हैं और उनके नंबर अच्छे आते हैं। तो अब हमें सोचना है कि श्रीमान क बनना है या श्रीमान ख। तो अपने को श्रीमान ख बनना है, आप सब जानते हैं। पढ़ना है, हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है, पर हार्डवर्क करना स्मार्टली, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क करना स्मार्ट तरीके से, सिलेबस को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए, स्मार्ट वर्क। सर सिविल सेवा परीक्षा में अच्छी रैंक में निबंध का भी शायद एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके निबंध में कितने मार्क्स आए हैं। तो सर निबंध की तैयारी कैसे की जाए, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं कुछ बातें निबंध के पेपर को लेकर जरूर बताऊंगा। निबंध में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे उस साल, 160 नंबर आए थे, जो उस साल के हाईएस्ट मार्क्स थे। निबंध मेरा प्रिय प्रिय विषय है, मतलब प्रिय पेपर है मेरा। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो निबंध का विषय कैसे चुने, पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको 3 घंटे में 2 निबंध लिखने होते हैं, लगभग 1.5 घंटा आपको मिलता है पेपर में। तो आपको 4 में से 1 और फिर 4 में से 1, दोनों खंडों में से एक एक चुनना होता है। एक तो निबंध आता है अमूर्त किस्म का, जिसमें कोई दार्शनिक बात लिखी होती है, कोई कोट लिखा होता है, उस पर लिखना होता है। एक होता है थोड़ा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक किस्म का। तो इस तरह से 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। कैसे चुने? ऐसा विषय चुने जो आप थोड़ा, जिसमें आप थोड़ा फेमिलियर हो, थोड़ा उसको, जिसमें आपका थोड़ा अध्ययन भी हो और थोड़ी सी आपको पकड़ भी हो, रुचि भी हो, ऐसा विषय चुनना चाहिए। जिसमें लिखने के लिए आपके पास थोड़ा कंटेंट हो, कुछ अगर आंकड़े हों तो ठीक है, नहीं तो कोई किसी किसी लेखक की या किसी विद्वान की या किसी महापुरुष की कोई उक्ति आपको याद हो, कोई उनका कथन याद हो, तो ऐसा विषय आपको चुनना चाहिए। अब इसमें निबंध को लेकर कई सारे सवाल आते हैं कि भूमिका कैसे लिखें, निष्कर्ष कैसे लिखें, निबंध में शब्द सीमा कितनी हो। शब्द सीमा तो जितनी उन्होंने बताई है, यूपीएससी में 1000 से 1200 शब्द का लिखना होता है, उतनी ही लिखें, उससे एक शब्द फालतू ना लिखें। भूमिका कैसे लिखें? भूमिका लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं। कुछ लोग भूमिका में कोई कोटेशन लिख देते हैं, कविता लिख देते हैं, कुछ लोग किसी विद्वान का कथन लिख देते हैं, कुछ लोग एक छोटा जीवन का अनुभव या संस्मरण लिख देते हैं, कुछ लोग उसकी जो टॉपिक होता है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं। मुझे लगता है कि कोई भी एक तरीका, दोनों निबंधों में अलग अलग तरीका यूज करें। और इंट्रोडक्शन 1 से 1.5 पैराग्राफ का, 2 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन लिखें। पूरा निबंध पैराग्राफ में लिखना है, हेडिंग्स में नहीं लिखना है। हेडिंग्स में लिखते हैं जब हम 10वीं 12वीं तक होते हैं, तब लिखते हैं। आप जब यहाँ पे यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में लिखेंगे तो पैराग्राफ में लिखना है। छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं, एक पेज पे 2-2.5 पैराग्राफ आते हैं, और इस तरह से आपको अंत तक जाना है। विस्तार कैसे करना है ये बताता हूँ मैं आपको। निबंध की मेन बॉडी जो होती है, उसमें आपको क्या करना है कि जो जो आपका टॉपिक जो आपने चुना है, उसके सारे पक्षों को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, इस तरह के पक्षों को आप एक एक पैराग्राफ सब पे लिखेंगे तो बहुत अच्छा निबंध बन जाएगा। और बाद में आपको थोड़ा विपक्ष भी लिखना चाहिए। मान लो जो टॉपिक है उसके पक्ष में आपने बहुत सारे पैराग्राफ लिखे, पर 1-2 पैराग्राफ विपक्ष में भी लिखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद अंत में निष्कर्ष लिखना चाहिए। निष्कर्ष में पूरे निबंध का निचोड़ लिखने की कोशिश करनी चाहिए, और एक समाधान भी वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है। तो आपको जो निष्कर्ष देना चाहिए वो निचोड़ होना चाहिए, साथ में उसमें एक पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। क्योंकि आप जब सरकार में आएंगे, आप जब प्रशासन में आएंगे, तो आप जरूर कोई ना कोई सकारात्मक समाधान निकालने की कोशिश करें। इस प्रकार से निबंध का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और भी कई सवाल रहते हैं कि भाई निबंध में कितनी कोटेशंस का यूज करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि कोटेशंस का जहाँ जरूरी हो वहाँ जरूर यूज करना चाहिए, पर ये कोई दबाव नहीं कि हर पैराग्राफ में एक ही कोटेशन लिखनी ही लिखनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हैंड राइटिंग स्वच्छ होनी चाहिए। आपका पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ जब आपके फ्लो होना चाहिए, उसमें लिखने के अभ्यास से आ जाएगा। मैं अगर कहूँ कि निबंध की तैयारी आज कैसे करें आप, तो आप शुरू करें कहीं से। आप हर हफ्ते एक निबंध लिखना शुरू करें। आप देखेंगे जब आप 10 निबंध, 15 निबंध लिख लेंगे तो आपका निबंध लिखने का जो स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने क्या किया था कि हिंदी मीडियम के जो टॉपर्स, जो स्टूडेंट जिन्होंने हिंदी मीडियम से एग्जाम क्लियर किया है, उनके निबंधों का एक संकलन करा, और वो राजकमल लोगों ने प्रकाशित भी किया। वो आप लोग, अगर, मुझे लगता है कि उसमें 34 टॉपर्स हैं जिनके निबंध उसमें शामिल हैं, और उसमें निबंध कैसे लिखे ये भी बताया गया है। किताब का नाम है सिविल सेवा परीक्षा के लिए निबंध, 101 निबंधों का संकलन है। तो ये अगर पढ़ लेंगे तो निबंध में फिर और कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अभ्यास करना होगा। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा लगता है कि ये जो चीजें हमारे टाइम में उपलब्ध नहीं थी, या जो गलतियां हमने करी वो आप लोग नहीं करें, इसलिए बताना जरूरी लगता है। फिर मैं हमारे युवा साथियों को बताना चाहूंगी कि ज्ञान सुधा कार्यक्रम में हमारे साथ अभी जुड़े हैं निशान जैन जी। आप 2014 के आईएएस टॉपर हैं, और सर ने निबंध में उस समय के जो आईएएस टॉपर थे इंग्लिश मीडियम से, ईरा सिंघल,
जी, उनके बराबर 160 अंक आपने लिए हासिल किए थे, और हिंदी में भी सर के सर्वाधिक अंक थे। तो सर की अपनी भाषा पे, अपनी मातृभाषा पे जो सर की अपनी कमांड थी, यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी कमजोरी नहीं है, हिंदी आपकी ताकत है। ये आपको आपके संघर्ष के दिनों में एक ताकत देती है, और कितनी शिद्दत से हम अपनी भाषा को अपनाते हैं उतना ही वो हमें रिजल्ट देती है। सर ने अभी बताया कि निबंध की तैयारी के लिए भी सर ने जो एक निबंध की पुस्तक लिखी है 101, उसमें जो यूपीएससी टॉपर्स हैं उनकी जो 101 चयनित निबंध है उनका संकलन है। यदि आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे साथियों, तो निसंदेह आपको एक गाइडलाइन मिलेगी कि आप एक अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं, और आप सिविल सेवा में एक निबंध में अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जी। तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि अब मुझे सिविल सेवा एग्जाम की तरफ जाना है? एक टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। नहीं, टर्निंग पॉइंट आपके जो सीनियर का किस्सा सर आप बताते हैं तो वो हमसे साझा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। देखिए, सबकी लाइफ में कोई सीनियर, मेंटर, कोई टीचर, कोई तो होता है। तो मैं जी सर। चूंकि पहले 2 नौकरियां और कर चुका हूँ आईएएस से पहले मैं एक बार क्लर्क भी रहा हूँ, एक बार बहुत पहले। तो तब मैं उसमें काफ़ी एक तरह से खुश हो गया कि भाई हाँ ठीक है, अच्छी नौकरी चल रही है, शांति से नौकरी चल रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि एक चीज़ जो मेरे बारे में खास रही कि मैं जब भी जिस भी नौकरी में रहा, मैंने उस नौकरी के काम से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उस नौकरी का काम पूरा किया, उसके बाद बचे हुए समय में ही मैंने अपनी पढ़ाई की। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, नौकरी जो लगी है उसको तो सोचते हैं तो बस लग गई, अब अपना जो है बाकी तैयारी करो, नौकरी को भूल जाओ। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बेकार है। उससे आपका ना मनोबल भी खराब होता है और आपको परेशानियां भी होती हैं। तो बचे हुए समय में आपको तैयारी करनी चाहिए। मैंने क्लरिकल में भी रहा और उसके बाद ग्रुप बी में पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर भी रहा, और फिर फाइनली यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ। तो जो आप वो जो किस्से जिसकी आप बात कर रही हैं, जी सर। सीनियर वाला, तो क्या हुआ, जब मैं पहली नौकरी में था तो मैं उसमें सटल सा हो गया था। तो एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया बड़ा इंटरेस्टिंग सा। उन्होंने मुझे एक बल्ब का एग्जाम्पल दिया। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें एक बल्ब जल रहा है, और वो बल्ब जी जो है अगर वो कोने में जल रहा है तब तो वो पूरे कमरे में रोशनी दे रहा है, ये ऊपर जल रहा है, छत पे लग रहा है। लेकिन अगर उस बल्ब को टेबल के पास लगे, टेबल लैंप के पास रख दिया जाए, तो वो केवल जी टेबल सर। की रोशनी देता है। तो उन्होंने कहा कि आपको वो बल्ब बनना चाहिए, जितनी काबिलियत आप में है ना उतने ही ऊंचे आपको, उतनी ऊंचाई पे जाके लटकना चाहिए, तो कि आप ज्यादा बड़े स्तर पे काम कर पाए। तो ये बात मुझे जज गई कि अगर काबिलियत है तो हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। अपनी काबिलियत हमें खुद पता होती है, हमारे टीचर्स को पता होती है, हमारी फैमिली को पता होती है। अपने को उसी हिसाब से अगर आप क्लर्क हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, और आपको लगता है कि मेरे अंदर और ज्यादा करने की काबिलियत है, तो जरूर प्रयास करना चाहिए। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो काबिलियत होती है, इस काबिलियत का जो एहसास होता है वो हमारे परिवारजन, हमारे मित्र या रिश्तेदार ही कराते हैं। जैसे यहाँ मैं एक छोटी सी बात अपनी भी कहना चाहूंगी कि जब आरपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी मैं, तो मुझे लगता था कि सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर एक पोस्ट भी होती तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। तो सर ये जो कॉन्फिडेंस परिवार देता है, रिश्तेदार देते हैं सर, वो कोई नहीं दे सही बात सकता है। मैं है। यहाँ बताना चाहूंगा एक बात और, कि जब मेरा पहली बार में मैंने प्री का एग्जाम दिया यूपीएससी का, तो चूंकि मैं हमेशा से टॉपर रहा था, पढ़ाई में अच्छा था हमेशा से, तो मुझे क्या है, हमेशा से टॉप करने की आदत थी। और यूपीएससी का प्रीलिम्स जब मैंने दिया तो उसमें पहली बार में मैं फेल हो गया। तो उस समय मैं इतना निराश हुआ, इतना ज़्यादा अवसाद हुआ, इतना ज़्यादा तनाव हुआ। पर मेरे जो भैया, मेरी फैमिली और मेरे कुछ दोस्त, उन लोगों को मुझ में इतना ज़्यादा विश्वास था, उन्होंने कहा कि एक बार बस आप दोबारा एग्जाम दो, दोबारा एग्जाम दो, तो फिर आपका प्री क्लियर हो गया, मेंस में तो आपका राइटिंग स्किल वैसे ही बहुत अच्छा है, तो कोई आईएएस बनने से रोक नहीं सकता। और वही हुआ, दोबारा हिम्मत जुटाई, दोबारा नौकरी के साथ एग्जाम दिया, और दोबारा से फिर पूरा प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ हो गया और 13th रैंक। जी सर, आपके जो साथी हैं उनको आप पे इतना विश्वास था कि यदि फ्री हो गया तो मेंस और इंटरव्यू तक तो इनका हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी लेखन शैली पे सर उनको बहुत ज्यादा विश्वास था। तो वो हमेशा यही कहा करते थे कि अगर निशान का फ्री हो गया तो आईएएस तो बनना तय है। सर आगे सवाल की तरफ चलते हैं सर कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय
छोटी छोटी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। छोटी छोटी बातें तो ये हैं कि एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। आप जिस क्योंकि एग्जाम का कई बार क्या होता है आपके हाथ में नहीं होता, जैसे कोविड में देखें तो एग्जाम सारे लेट हो गए। तो एग्जाम जो अगला आ रहा है, सो कैलेंडर आपके पास होता है, उस हिसाब से आप, क्योंकि क्या होता है हमारे, फ्रेंकली बताऊं तो हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं एक साथ कई सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। हालांकि उन सब तैयारियों में ज्यादातर जो आती हैं चीजें पूछी जाती हैं वो सेम होती हैं, पर फिर भी जब कोई एग्जाम पास आ जाए तो फिर उस पर फोकस हो जाना चाहिए। और ये विद्यार्थी जीवन है, जैसे एक वो श्लोक है कि सुखार्थी ने कुतो विद्या विद्यार्थी ने कुतो सुखम। तो सुखार्थी को विद्या नहीं मिलती, विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता। तो ज्यादा सुख के चक्कर में भी नहीं पड़ना। मैंने कहा खुश रहना जरूरी है, बट खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि हर टाइम मस्ती करें। तो इसलिए विद्या अगर चाहिए तो थोड़ा सा तो कष्ट झेलना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और ये बात का ध्यान रखना चाहिए। प्लस राइटिंग स्किल के लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, लिखना ताकि आएगा। जैसे मैंने कहा हर हफ्ते एक ऐसे लिखें, उसका ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम हॉल में सारी तैयारी एक तरफ और आपका एग्जाम हॉल का परफॉर्मेंस एक तरफ, इसलिए एग्जाम के दिनों में तनाव मुक्त रहना चाहिए। अच्छे से खाना खाना चाहिए, मतलब जो सुपाच्य खाना है, नींद पूरी लेनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता था तैयारी के दौरान जो एग्जाम के पहले पूरी रात सोते ही नहीं थे। अब हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे काम करता है कि अगर हम सोते नहीं है तो वो एग्जाम में अच्छे आइडियाज नहीं आते, अच्छे से लिख नहीं पाते। तो इसलिए ये सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। योग वगैरह उसमें मदद करता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना सर वैसे आपसे बातें करना, चर्चा करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अब बारी आती है, हमारे जो साथी हैं वो चैट बॉक्स से हमें बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो सर अब हम हमारे 5 सवालों पे आते हैं जो हमारे चाहिए। दर्शक जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। सर एक दीपा गुर्जर ने दीपक गुर्जर ने सर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर प्लान बी को प्लान ए के साथ कैसे मैनेज करें? बहुत अच्छा सवाल है। जी सर। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लान बी एक ऐसी चीज है जो आपने सोच के बस रख लिया, फिर आप प्लान ए पे ही लग गए और प्लान ए के लिए पूरा अपना समर्पण, पूरी अपनी मेहनत, अपना 100% दिया। पर प्लान बी बस एक आपने सोच के रख रखा है एक कोने में, और उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन तैयार है पहले से। तो प्लान बी तभी निकालना है जब प्लान ए का लगे कि हाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या फिर आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जा रहे हो और आपका नहीं हो रहा है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब आपके अटेम्प्ट हो जाएं, 2-3 अटेम्प्ट हो गए नहीं हो रहा है, तो आप कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पूरे दिन तो आप रिवीजन नहीं करोगे ना जो आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा, और आपकी एक आय भी होगी। तो अगर आप एक बार पूरी तैयारी करके अटेम्प्ट दे लिया, अटेम्प्ट देके मान लो नहीं हो रहा, ऐसे भी कई लोग होंगे, तो 2-3 बार देके भी नहीं हो रहा, तो फिर छोटी कोई जॉब, चाहे पढ़ाने की जॉब ज्वाइन कर लें, चाहे कोई पार्ट टाइम टीचिंग या कोई कोचिंग में ही ज्वाइन कर लें। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ज्यादा खाली समय में भी हम फिर कुछ नहीं कर पाते, हम उतने ही आलस में रह जाते हैं। सर दीपा सोनी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर आपकी जो बुक है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, उसके बारे में कुछ बताएं। वो पूरा यही तो बात है जो बता रहा हूँ सारी की सारी। तो जी सर। मुझे बनना है यूपीएससी पर, सबसे पहले मैंने यही किताब लिखी थी, यूपीएससी की तैयारी और आरएएस और आरपीएससी इन सब की तैयारी के लिए कैसे तैयारी करें, उसके ऊपर ये किताब बताती है। इसमें प्री मेंस इंटरव्यू सबके ऊपर अलग अलग चैप्टर है, राइटिंग स्किल के ऊपर चैप्टर है, लैंग्वेज के ऊपर चैप्टर है, इसमें आपके एथिक्स और एस्से के ऊपर भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर भी दिए हुए हैं। तो ये सब पूरा कंप्लीट है, और इंग्लिश में भी है, ये सबसे अच्छी बात। अगर जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ऑल अबाउट यूपीएससी के नाम से किताब है। सर रितिका सुथार जानना चाह रही हैं कि क्या कॉमर्स विषय के लोगों के लिए भी आईएएस बनने की तैयारी आसान होती है? आसान तो होती ही नहीं है किसी के लिए भी, सबके लिए ही मुश्किल होती है। असंभव नहीं होती, आसान भी नहीं होती। जी कॉमर्स सर। में कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स लेके भी बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं। कॉमर्स भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक ऑप्शनल होता है। तो आप कॉमर्स लेके भी कई लोग हर साल सफल होते हैं, कई लोग सीए होते हैं, कई लोग एमकॉम होते हैं। तो वो लोग भी कॉमर्स लेके एग्जाम निकालते हैं, कोई समस्या नहीं है। सर नेमी जैब ने एक सवाल भेजा है, वो जानना चाह रही है कि सामान्य रूप से आईएएस बनने में कितना समय लगता है?
ओके। IAS बनने में देखिए 1 से 1.5 साल की तैयारी लगती ही लगती है। उसके बाद आप अटेम्प्ट देना शुरू कर देते हो। पहले अटेम्प्ट में हो गया, वेल एंड गुड है। फिर तो अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगेगा, पर मिनिमम 1.5 साल का समय डेडिकेटेड रूप से आपको देना पड़ेगा। सर, कृष्णा गोचर जानना चाह रही है कि क्या IAS बनने के लिए कोचिंग जरूरी है? अच्छा सवाल है। कोचिंग जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। मॉक टेस्ट जो होते हैं, प्री के मेंस के मॉक टेस्ट देने चाहिए। कोचिंग भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी होती है। कोचिंग से क्या थोड़ा सा सिस्टम बन जाता है, पर कोचिंग उस चीज की करें जिसमें आपको हेल्प चाहिए हो। हर चीज की कोचिंग ना करें। कई लोग क्या है कि बस कोचिंग करने के लिए कोचिंग करना है, इसलिए कोचिंग में एडमिशन लेना है। वो भी सही नहीं है। अगर आपको जो चीज समझ में नहीं आती पढ़ के, मान लो इतिहास आपको समझ में आ रहा है GS का, तो क्यों कोचिंग लेनी है? पर टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने लिया उसकी कोचिंग करनी चाहिए। इस प्रकार से करें। बहुत लोग हैं जो बिना कोचिंग के सक्सेसफुल हो। सर, चलते चलते आप हमारे युवाओं को आपकी जो बुक है रुक जाना नहीं, उसमें से कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहूंगा। रुक जाना नहीं का जो ये मंत्र है, वो हमें अपने अपनाना चाहिए। जिस तरह से रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरह से रुका हुआ जीवन भी थक जाता है। हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, रुकना और थकना नहीं है। मैं एक कुछ कविता की कुछ पंक्तियां बोल देता हूँ आपको चलते चलते। जो मेरी कविता जब मैंने तैयारी के दौरान लिखी थी, जब मैं काफी परेशान था, उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, और इसलिए मैं बार बार उस कविता को बहुत याद करता हूँ। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए, सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए, जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास लिए। वहां पोहो अटकलें उलझने, अवसादों का कर अवसान। वहां पोहो अटकलें उलझने, अवसादों का कर अवसान। हो बाधाएं कितनी पथ में, चेहरों पर बस हो मुस्कान। अंतर मन में भरी हो ऊर्जा, नई शक्ति का हो संचार। डटकर चुनौतियों से लड़कर, जीतेंगे सारा संसार। ले संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों से हो भरपूर। धुन के पक्के उस राही से, मंजिल है फिर कितनी दूर। और अंतिम पंक्तियां हैं कि जगें ज्ञान और प्रेम धरा पर, गूंजे कुछ ऐसा संदेश। नई चेतना से जागृत हो, सुप्त पड़ा यह मेरा देश। तो नई चेतना से हमको खुद को जागृत करना है। हम जागृत होंगे तो देश और प्रदेश और हमारा राजस्थान सब जागृत हो जाएगा। सर, आपने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ हमें संदेश दिया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे युवाओं का मार्गदर्शन किया। सर, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।